नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 12 पे लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस लेकर आपके साथ हम फिर से उपस्थित हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लिंक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके साथी जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिस सेट 30 में पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया लिखी हुई है जिसमें बेंजीन है, CHCl3 के साथ रिएक्शन करके C6H5CH3 यानी कि टॉल्यूइन बनाता है, HCl बनता है। एक उदाहरण है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का या योगात्मक अपक्रिया का। तो प्रतिस्थापन क्या होता है बच्चों? प्रतिस्थापन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कोई एक किसी भी अणु का परमाणु या समूह दूसरे अणु, परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, ऐसी अपक्रिया को सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो C6H6 में से आप देखते हैं यहाँ C6H5 है, इसका मतलब H यहाँ से रिमूव हुआ है और यहाँ से CH3 इसमें इम्पार्ट हुआ है, तो C6H5CH3 यानी कि टॉल्यूइन बन गई। चूँकि ये उदाहरण सब्स्टिट्यूशन का है, यह बात तो कन्फर्म है, यह योगात्मक का नहीं है, क्योंकि इसमें जुड़ नहीं रहा है। क्या है कि CH3 यहाँ पर जुड़ गया और H यहाँ से हट गया, जिससे कि HCl बना दिए। अब ये पूछता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मुक्त मूलक है या नाभिक स्नेही है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, CH3 जो Cl है वो कैसे लिखा होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण CH3 पर प्लस और Cl पर माइनस होता है, जो कि बेंजीन रिंग में उपस्थित हाइड्रोजन पर इस तरीके से आक्रमण कर यहाँ से H को रिमूव करता है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस। इससे क्या होता है? HCl निकल जाती है और जब यहाँ माइनस आ जाता है तो इसके साथ CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह क्या है? CH3 पॉजिटिव। और जो CH3 पर प्लस आ गया, ये जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल आ गए, वो सभी किसके श्रेणी में आते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही में। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके साथ जुड़ता है और H यहाँ से हट जाता है, तो ये क्या बनाता है? C6H5CH3। यह क्या है? माइनस का, ये जो बचता है CH3 के C6H5CH3 टॉल्यूइन बनता है। तो यह जो उदाहरण है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वह समावयवता जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ग्लूकोज है आपका वह एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है और फ्रक्टोज जो है वो कीटोन कंटेनिंग ग्रुप है। तो क्या इन दोनों में डिफरेंट है? जब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले CHO, CHOH का थराइस और उसके बाद CH2OH बनता है, यानी यह आपका क्या बन गया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसकी अगर बात करें तो CH2OH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, फिर CHOH का थराइस और उसके बाद CH2OH। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कीटोन। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज है, क्रियात्मक समूह में अंतर है, इसलिए यह क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करेगा, यानी कि आपस में रिलेशन कैसे रखेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। CrCO6 में चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटॉन में क्या होगा? इसका यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? वोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, BM लिख देते हैं, कैपिटल BM। ऐसे कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं बच्चे? म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट में n इंटू n+2, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए क्रोमियम जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? CO के साथ। और CO कैसा है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है,
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 0। यानी कि इसकी मूल अवस्था में क्रोमियम जो 24 होता है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसमें 4s2 3d4, या डी पहले लिखा जाता है तो कुछ इस तरीके से लिख दीजिए जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कैसे लिखेंगे 3d4 4s2 इस तरीके से। ठीक है, अब आपसे कहा जाए CO जुड़ेगा, CO कितने जुड़ेंगे 6, तो एक s का ऑर्बिटल और बाकी के 1 2 3 4 5 3d4 आपके s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल लीजिए भाई, क्या कर दिया, यह आपका 3d बना दिया, फिर उसके बाद 4s बना दिया, उसके बाद 4p बना दिया। 1 2 3 4 और s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपने लिख दिए। अब क्या होगा, यह आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा CO, क्या करेगा इसको पेयर करा देगा इन सबको, तो क्या हो जाएगा D में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से उठेगा इस पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, उसके बाद 4s आ गया, उसके बाद 4p आ गया। तो यहाँ सभी पेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि n बराबर 0 हो गया। और जब n बराबर 0 हो जाएगा तो म्यू बराबर जैसे ही 0 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 वोहर मैग्नेट्रॉन। बात समझ आई कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फॉर्मूला है अंडर रूट में n इंटू एन प्लस यू, जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 0, और 0 करने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। CO एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड वेव कर रहा है तो सभी क्या हो जाएंगे पेयर अप, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या बन जाएगा बच्चों 0। टेट्राफ्लोरोएथिलीन C2H4 एथिलीन होते हैं, इन्होंने क्या कह दिया कि इस टेट्राफ्लोरो यानी कि 4 फ्लोरीन लगा दीजिए, तो यह C2H4 की जगह क्या बन जाएगा C2F4। कैसे लिखा जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन होगा। इसके बहुलीकरण से क्या बनता है, नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए जाएं तो क्या लिखोगे CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ऐसे सिंगल बॉन्ड से खाली जगह होल n, इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला चलती रहेगी CF2 की। ये जो बनाएगा उसको आप लोग क्या कहते हैं टेफ्लॉन। यह क्या बनाता है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका टेफ्लॉन का। मोनोमर क्या आपसे पूछा, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन कई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं टेफ्लॉन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह समीकरण जो सक्रिय ऊर्जा की गणना के लिए प्रयुक्त करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को EA कहा जाता है। मान लीजिए ये रिएक्शन प्रोग्रेस चल रही है और यहाँ आपका रिएक्टेंट है इस तरीके से और यहाँ आपका प्रोडक्ट है। यह रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है। अब क्या है यहाँ आपका रिएक्टेंट है और इस जगह आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एनर्जी के इस बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए यह अभिक्रिया के संपन्न होने में न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो पूछते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को निकालते कैसे हैं, तो आर्हीनियस समीकरण से निकाला जाता है। क्या फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट K इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस का EA अपॉन RT, जिसको आर्हीनियस कांस्टेंट या फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यह आपका क्या है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट K हो गया, एक्सपोनेंशियल फैक्टर A हो गया, ई पे पावर माइनस का EA अपॉन RT, जहाँ पे क्या हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो आर्हीनियस इक्वेशन का आप प्रयोग करेंगे जिससे आप सक्रियण ऊर्जा को निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है
ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया कर देता है। क्या देता है भाई? देखिए HClO, HClO और HCl दोनों चीज़ें, या केवल HCl या फिर H2SO4। देखो CaOCl2 क्या है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। जल से क्रिया कराते हैं, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसको बैलेंस करने के लिए इसके दो दो अणु लेते हैं, जिससे यह CaCl2 प्लस CaOH के ट्वाइस में यहाँ पर टूट जाता है। अब यहाँ पर आप Cl बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 2HOCl। अब HOCl अगले स्टेप में पुनः विघटित होकर HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि एक HCl और HOCl दोनों ही बन गए। तो HCl और HOCl जिसमें दोनों बन जाते हैं वह क्या ऑप्शन है आपका? पहला। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O क्या बनाएगा? HOCl, HOCl पुनः विघटित होकर HCl और नवजात ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT। ये क्या है बच्चों? एक कीटनाशी है जिसका छिड़काव किया जाता है जिससे कीट मर जाते हैं। DDT के संश्लेषण में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है भाई? DDT क्या है? इसको कहते हैं डाई क्लोरो डाईफेनाइल, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो ईथेन। बच्चों ये इसका नाम है। क्या? डाई क्लोरो, डी का मतलब, डाईफेनिल, टी का मतलब ट्राई क्लोरो ईथेन। अब कहता है कि अगर ये बने तो इसके सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्शन करता है, यानी कि बनाने की विधि पूछिए। क्लोरोबेंजीन क्या है? बेंजीन की रिंग पर Cl, बेंजीन की रिंग पर Cl, यह आपकी हो गई क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिए। एक बनता है बच्चों क्लोरल से। क्लोरल क्या चीज़ है पहले समझो। CH3CHO आपके पास एसिटाल्डिहाइड हो गया। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीनेशन कराया तो इसके जो 3 H हैं वो 3 Cl से सब्स्टिट्यूट हो गए, CCl3CHO प्लस 3HCl निकल गया। इसी का नाम क्या है? क्लोरल। ठीक है। अब यही रिएक्शन करेगा बच्चों, क्या चीज़ है? CCl3CHO। इस तरीके से लिख दिया। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। देखो क्या होगा, यहाँ से क्लोरल जो लिखा हुआ है इसका O और बेंजीन की पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन दोनों से H2O का निष्कासन करेगा। अब जो शेष बचेगा वही DDT का फॉर्मूला है। लिखने का तरीका देखें। CCl3 यहाँ से लिख दिया, सिंगल से CH ये लिखा हुआ है। इसके बाद दो वैलेंसी बच गई। यहाँ पर बेंजीन की रिंग, यहाँ पर बेंजीन की रिंग, और इसके साथ Cl और इसके साथ Cl। पढ़ो कैसे नाम लिखोगे। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो, दो कार्बन सिंगल से जुड़े हुए ईथेन। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो ईथेन, यह इसका नाम हो गया DDT। तो किसका प्रयोग करते हैं? ना क्लोरीन का करते हैं, ना CCl4 का करते हैं, ना ही क्लोरो एस्टिक एसिड का करते हैं। किसका करते हैं? क्लोरल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि DDT का निर्माण हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है, उस दिन बताया था। पोरफायरिन प्लस हीम यानी कि आयरन। ठीक है, आयरन क्या बनाती है? ये यहाँ ना लिख दीजिए, क्या बनाती है? हीम। ठीक है, दो चीजें मिलकर। तो Fe2 पॉजिटिव जो है इस तरीके से यहाँ पर रिंग्स के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जुड़ा रहता है। बनाने का तरीका एक बार थोड़ा सा देखिए कैसे होता है। Fe2 प्लस जो है हीम में यानी कि आयरन में,
कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है। यह अपनी जो रिंग है वह रिंग क्या होती है इसकी, इसी तरीके से बीचों बीच जो है आयरन 2 होता है। पोरफायरिन रिंग में आयरन प्रेजेंट होता है, तभी उसका नाम क्या कह देते हैं, हीम कह देते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण रेड कलर होता है ब्लड का, रेड कलर होता है ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गैस नियतांक कैपिटल आर है, आर का मान क्या है। कैपिटल आर की वैल्यू वैसे कब से निकाली थी हमने, पी बी इक्वल टू एन आर टी से निकाली थी बच्चों। आर की यूनिट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन एन इंटू टी, या एटीएम में या लीटर में क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऊपर ले जाएंगे, केल्विन ऊपर ले जाएंगे। लीजिए भाई, लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। यहाँ किस में लिखा है, लीटर एटीएम में न लिख के किस में लिखा है, जूल में। तो क्या होती है वैल्यू, प्रति केल्विन प्रति मोल तो उपस्थित रहेगा, जो कि इनमें किसी में भी नहीं है। ठीक है, इसमें केल्विन पर इन्वर्स नहीं है, इन दोनों पे ही नहीं है, इसमें केल्विन पर है, मोल पर नहीं है। क्या है वैल्यू, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। यह जूल में वैल्यू हो जाती है कैपिटल आर की। अगर कैपिटल आर की वैल्यू कैलोरी में लिखें तो 1.98 कैलोरीज में हो जाती। ठीक है, लीटर एटीएम में, ठीक है, वैल्यू ये क्या हो गई, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो गई। कैलोरी में लिखें तो 2 कैलोरी लिख दीजिए, या 1 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल लिख दीजिए। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर ए है। सॉलिड जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो, प्रिजर्वेशन के काम आती है। जैसे बियर या मछलियों को सुरक्षित परिरक्षित रखने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ड्राई आइस की संख्या दी जाती है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आती है। ClF3 में संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पर निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला है बच्चों V+m/2। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु Cl है, इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। और इससे जुड़े हुए उन परमाणुओं की संख्या जिनकी संयोजकता 1 है तो ऐड करना है, 3 हो गई संयोजकता, ऐड कर दिया। 7 और 3 10/2 बराबर 5। 5 संकरित कक्षकें हो गई। S 1 होता है, P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं और D में 5 तक बनते हैं, लेकिन हमें 5 कक्षक बनाने हैं, 3 और 1 4 और 1 5। 1 S के, 3 P का, 1 D में, तो कितने हो गए ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 5, जो कि 7 3 10/2 बराबर 5 आया है। इसमें 3 2 5 और 1 6 हो गए, 3 और 1 4 ही हुए, 1 2 3 4 हुए, इसमें कितने हो गए 5 ऑर्बिटल। इसी तरीके से संकरण आप निकाल सकते हैं किसी में भी। ठीक है, अगला है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% अगर 32 मिनट में अगर पूर्ण हो जाती है तो अभिक्रिया के 50% होने में कितना समय लगेगा। बच्चों क्या बताया था, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का T75 यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय T½ का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि 50% होने में कितना समय लगेगा, अगर T75 कितना है 32 मिनट, T75 की जगह 32 मिनट रख दिया। T50 पूछ लिया है, क्या होगा, ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, 32/2 बराबर कितना 16 मिनट हो गया भाई T50। कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़ा मेथड है, लेकिन आप सिंपली इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और याद कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T75% आपने याद कर लिया, T½ का कितना है 2 टाइम्स है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T99.9%, T½ का कितना होता है, तो 10 टाइम्स होता है। T99.9% क्यों होता है, 100% क्यों नहीं लिखा, तो बच्चे कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट नहीं होती।
एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 23 है, इसके बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? डी और एस ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। सिंपली तरीका है, जैसे 23 लिखा हुआ है, डी ब्लॉक के कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? 21 से लेके अगर 29 तक आपसे कोई भी बाहरी विन्यास पूछा जाए, नंबर लिख देना है, जो अंक उसके आगे एस लिखना है, उसके पीछे इस तरीके से लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4s2 3d3 आपका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। वैसे लिख के भी देख लीजिए बच्चों, 23 का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d3 होगा। तो लास्ट में ये है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23। तो 4s2 3d3 आया। लिखने का तरीका यही है, जो आपको नंबर दिया जाए उसके आगे s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल लिखकर आप उसको अरेंज कर सकते हैं। O2 N2 NO और C2 अणु में किसका हायर बॉन्ड ऑर्डर है? बंद कोटि किसकी ज़्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। कैसे निकालते हैं? MOT से निकालते हैं बच्चों। मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें बनाना पड़ता है, उस डायग्राम में हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 से निकालते हैं। सिंपली देखिए डायग्राम कैसे बनता है, 1 मिनट समझ लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आप निकल पाएंगे। इस तरीके से आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, सभी को पता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन भरकर निकालते हैं। ये थोड़ा मेथड लेंथी हो जाता है। निकालने का तरीका ये है, 8 9 10 11 12 13 14 और उसके बाद 15 16 17 18 19 और 20 तक आपने नंबर लिख दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या करना है आपको? जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, जिसके पास उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, इसका होता है 2.5, इसका 2, आधा आधा कम करते जाइए, इसका 1 0.5 और 0। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं बच्चों इधर उधर। O2 लिखा है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, O2 लिखा है 8 8 16 हो गए। 16 वाले के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखा है? 2। इसके साथ साथ 14 हो गए, बॉन्ड ऑर्डर है 3। 7 इसके इलेक्ट्रॉन, 8 इसके 15 हो गए, और 15 के सामने क्या लिखा हुआ है? 2.5। C2 का लिखा है 6 दूनी 12 और 12 के सामने बॉन्ड ऑर्डर है 2। पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, तो N2 का होगा, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N लिखा जाता है, इसी का बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो गया? हाईजेस्ट N2 का। तो ये निकालने का तरीका है बच्चों, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको? इसी तरीके से जाना है, 8 से लेकर आप याद कर लीजिए 9 10 11 12 13 14 तक, 15 16 17 18 19 20 और आधा आधा करके बढ़ाते जाएंगे, तो आप सिंपली आप डायरेक्ट इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लोरीन केवल निम्न की उपस्थिति में विरंजन का कार्य करती है। केवल किसकी उपस्थिति में क्लोरीन ब्लीचिंग की तरह काम करती है? तो याद करो बच्चों, नम में जब नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो उस समय क्लोरीन जो है वह विरंजक का कार्य करती है। एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें वह विरंजन का कार्य करती है, जैसे H2S है। जैसे ही आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या करता है? 2HCl में परिवर्तित हो जाता है। 2HCl हो जाता है, Cl यहाँ से हो गए, 2H हो गए। ठीक है, नहीं बैलेंस करो बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4HCl कर दो। लो बच्चों हो गई बैलेंस, 4HCl। S बचा है 2S, ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो इसमें भी जो है यह ब्लीचिंग की तरह काम करती है। इसने क्या किया? ऑक्सीडेशन की तरह काम किया, इसको तले में नीचे बैठा दिया, तो नमी में ऑक्सीडाइज करते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के बच्चों 3 समस्थानिक होते हैं, सभी जानते हैं, 1H1 1H2 और 1H3। पहले का नाम प्रोटियम होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक को ड्यूटीरियम कहा जाता है, और तीसरे समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, इसको H से, इसको D से, इसको T से प्रदर्शित किया जाता है। लो
3 समस्थानिक हो गए बच्चों। तीसरे समस्थानिक की विशेषता क्या है? यह रेडियो एक्टिव भी है। अब रेडियो एक्टिव है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक स्पेशलिटी और आ गई, क्या? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व हो गया, क्योंकि इससे हल्का कोई नहीं होता। निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होता है? जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, यानी कि जिसके कक्षक पूरे नहीं भरे हुए हों, या वह पॉजिटिव की तरह काम करता हो, या क्या कह दो वेकेंट ऑर्बिटल वाले हों। ये 3 बातें आपको देखने को मिल जाएं। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग भी अगर प्रेजेंट है तब भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो एक क्राइटेरिया तो मिल ही गया आपको। ये बेस क्यों है? क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, इसके पास माइनस का चार्ज है, इसके पास माइनस का चार्ज है। ये सभी लुईस बेस की तरह काम करेंगे और सिल्वर का आयन लुईस एसिड की तरह काम करेगा। एक क्वेश्चन सिंपली लुईस एसिड और लुईस बेस से पूछ लेते हैं। रेडान क्या है? एक औषधि है, एक उत्कृष्ट गैस है, नायलॉन का व्यापारिक नाम है, या विस्फोटक है। रेडान आरएन होता है, 86 है। विशेषता क्या है? यह अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। टोटल 6 अक्रिय गैस होती हैं, जिनमें 5 अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं और समथिंग 1% तक लगभग इनका कंटेन होता है। तो 2 विशेषताएं बनती हैं। एक ऐसा जो इस 1% में यह नहीं पाई जाती है, और यह 0.93% के लगभग अकेले ही पाई जाती है। तो ये दोनों इनर्ट गैस की विशेषता हो गई जो वायुमंडल में पाई जाने की बात हुई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण दर का अनुपात बताइए। विसरण माने क्या है? आप इसे कह सकते हैं रिसाव होना या फैलना। इससे संबंधित जो नियम है उसे ग्राहम का नियम कहते हैं, यानी ग्राहम का विसरण नियम। इन्होंने कहा कि कोई भी कम या अधिक अणुभार वाली गैसें एक साथ सिलेंडर से छोड़ी जाएं, निकलने की जो उनका रेट होगा वह R1/R2 बराबर दोनों गैसों के मास के रेसिप्रोकल होगा, उनके विक्रम के अनुपात में होगा, और उनके घनत्व भी अपोजिट में होंगे। यानी R1/R2 बराबर M2/M1 बराबर अंडर रूट में D2/D1। ऑक्सीजन है O2, हाइड्रोजन है H2। अब इनके विसरण दर का अनुपात यानी कि R1/R2 अगर बताना है बच्चों, तो हमें इनके अणुभार पता होने चाहिए। M1 इसको पहली गैस, M2 इसको दूसरी गैस मान लें, तो हाइड्रोजन का 1 2 हो गया अणुभार, दूसरी गैस वाले का 2 हो गया। M1 16 इसका 32 हो गया। इसको रूट में ही कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो गया 1/, यहाँ से 16। रूट खोलेंगे क्या बन जाएगा बच्चों 1/4। तो R1 रेशियो R2 का रेशियो क्या बन जाएगा 1/4। तो इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विसरण दर का अनुपात क्या होगा बच्चों 1:4। तो कभी कभी इसको 4:1 भी लिख देते हैं। अगर ऐसे लिख दें तो यह बात याद रखनी है कि R1/R2 बराबर M2/M1 होता है, यानी कि दोनों के मास कैसे होते हैं आपस में व्युत्क्रम में होते हैं। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा अणु रेखीय है? लीनियर होने के लिए कंडीशन क्या है? अगर कोई रेखीय है, जुड़े तो सभी के अंदर 1 से 2 परमाणु हैं, ये दिखने में तो सभी लीनियर लग रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी है जिसका नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यह क्या कहती है कि किसी केंद्रीय परमाणु के पास, अब मान लीजिए इसमें सेंट्रल एटम ये हो गया C, इसमें हो गया N, अगर इसके पास यानी कि केंद्रीय परमाणु के पास केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, जिनसे केवल बॉन्ड बनाए हों, केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी अणु ज्योमेट्री जो है उस अणु की ज्योमेट्री रेगुलर शेप में होती है। जैसे इसके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन में दोनों सर्फल बाई वैलेंट से जुड़ गए। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
5 इलेक्ट्रॉन में से अगर 2 ऑक्सीजन जुड़ने हैं, 2 2 4, और फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। अब ये या तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जिससे अतिरिक्त हो जाएंगे, और अगर देगा तो एक वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, या तो पॉजिटिव बना होता तो लीनियर होगा। तो ऐसा कोई भी अणु जिसके सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर नहीं हो। अगला एग्जाम्पल समझे। सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 2 वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया 4 इलेक्ट्रॉनों से, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, तो इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 जुड़ जाएंगे, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तब भी शेष बचेंगे। तो यह बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के अनुसार CS2 या C डबल बॉन्ड हो यानी कि CO2 दोनों ही कैसे बनेंगे बच्चों, लीनियर बनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अणु पर 3 एकाकी युग्म हैं। एकाकी युग्म का मतलब है लोन पेयर। लोन पेयर किसको कहते हैं, जो बंध बनाने में भाग न लें। क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो बंध बनाने में भाग न लें। ठीक है, जैसे बच्चों एक उदाहरण समझिए, आपके पास NH3 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहली सेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 में से केवल 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे। इस पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यही एकाकी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है। इसी तरीके से उन्होंने पूछा है जिसके पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन में, आइए चेक करते हैं 3 क्या हैं, किसके पास हैं। Cl2 कैसे बनता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। ऐसे ही इसके पास भी होंगे, तो इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 3 और 3 6। XeF2 की अगर बात करें तो F और F इधर जुड़ गया, इनर्ट गैस है, इसके बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से एक फ्लोरीन से 2 चले गए, इसके बाद 2 2 4 5 6 7 8 यानी 1 2 और 3 लोन पेयर। XeF2 ऐसा हो गया जिसके पास 3 लोन पेयर हैं, इसके पास कितने हो गए, 6। ऐसे ही आप CONH2 के साथ देखिए या CHCl3 के साथ देखिए, तो इन सभी में क्या है, 3 लोन पेयर नहीं है। देखिए कैसे, ये थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ है बच्चों। सिंगल बॉन्ड से CONH2 अगर लिखा हो इस तरीके से, तो आप इसको कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड से C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल से NH2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये अणु ही स्ट्रक्चर इसका सही नहीं लिखा हुआ है। CHCl3 देख लीजिए, एक C से H जुड़ा हुआ है और 3 Cl जुड़े हुए हैं, इस तरीके से 1 2 और Cl यहाँ पर H, इसके पास भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है XeF2 पर, और इसकी जो संरचना बनेगी वह भी कैसी बनेगी, रेखीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी अभिक्रिया के लिए वेग रेट इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, K, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P और B की पावर Q। इसकी कोटि का मान क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक घात की जो सांद्रताएं हैं उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, P + Q। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है, यानी आप इसको देख के नहीं बता सकते। यह रेट जो इक्वेशन लिखी हुई है, एक्चुअल A पे जितनी पावर, P का मतलब 1 2 0 जो भी कर रही, जो डिपेंड कर रही होगी वही P या Q की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है
कि आपने देख के ऐसी वैल्यू रख दी कि कोई भी इक्वेशन लिखी है उस पर पावर 2 लगा दिए, तो कहीं 2 दिख रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी 2 ही हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी आप देखकर बता सकते हैं लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया है, यूरिया का मोलर प्रभाज क्या होगा? देखो बच्चों, मोलर प्रभाज या मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, प्रभाज का मतलब क्या है? भाग या अंश। तो कितने मोल उसके अंदर घुले हुए हैं देखिए कैसे, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, फॉर्मूला जो है वो लिख रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका अगर N1 मान लें तो नीचे N1 प्लस N2। अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी हो बच्चों, विलायक का मोल प्रभाज बराबर तो लिखा जाएगा इस तरीके से N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक दोनों का ऐड कर लेंगे। 6 ग्राम यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 हुआ। इसका अणुभार अगर निकाला जाए तो अगर ऐड करते हैं इन सबको तो अणुभार आता है बच्चों 60 NH2CONH2 का। जल का फॉर्मूला H2O होता है, इसके अणुभार की बात करें तो 18 होता है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार से। यूरिया के में मोलों की अगर संख्या निकालते हैं यूरिया में, तो यूरिया में मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार, यानी कि नंबर आ गया 1/10 मोलों की संख्या। अब विलायक की बात आती है। विलायक क्या चीज़ है आपका बच्चों? जल। तो जल में अगर मोलों की संख्या आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? 180 है, 180 बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, यानी 10 आ गया। रख दीजिए। किसका पूछा है? यूरिया का पूछा है। यूरिया का मतलब है विलेय के, तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रख दीजिए। क्या रख दो? 1/10 बटे 10 प्लस 1/10। कैसे लिखा जाए 1/10 को? 0.1। इसको क्या लिखा जाएगा? 0.1। 0.1 अपॉन 10.1। देखो भाई, 0.1 अपॉन 10.1 इस तरीके से निकाला जाएगा। तो विलेय का मोल प्रभाज किसी का भी, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक दोनों को ऐड करना है। विलायक का पूछा जाए तो विलायक के मोलों की संख्या विलेय विलायक दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पूछा था यूरिया का तो ऊपर रख दिया 0.1 यानी कि 1/10। और दोनों को जोड़ के याद रखना बच्चों, आंसर अगर आपने जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकाल दिया तो उसको x से डिनोट करते हैं, पहले का मोल प्रभाज प्लस दूसरे का मोल प्रभाज XA प्लस XB, तो दोनों को जोड़ के मोल प्रभाज कितना हो जाता है? 1। अगर पहले का पता चल गया तो दूसरे का एक में से माइनस कर देना, जिससे उसका मोल प्रभाज आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है 0.0001 कैपिटल M NaOH का pH क्या होगा? यहाँ बच्चों दिया है NaOH, तो यहाँ pH नहीं आएगा, क्या आएगा? POH। पूछा क्या है? pH। 25 डिग्री सेल्सियस पर pH प्लस POH का योग कितना होता है? 14। जिस तरीके से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻ का pH लिखा जाता है, वैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻ का POH लिखा जाता है। यहाँ जैसे ही आप NaOH को डिसॉल्व करोगे, जैसे उस क्वेश्चन में HCl का किया था, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आई है 1 2 3 4 10⁻⁻4 कैपिटल M। यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁻4। जैसे ही आप कंपेयर कराएंगे तो POH बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? POH बराबर 4। पूछा क्या है? pH। क्या कर दो? pH और pH दोनों जोड़ के आपको क्या कर देना है? 14। pH बराबर क्या हो जाएगा? pH प्लस POH बराबर 14। pH बराबर 14 - 4
बराबर 10। pH की वैल्यू क्या आ गई 10। सॉल्यूशन कैसा होगा सभी जान गए, 7 से ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा। pH कितनी आएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं किया है बच्चों, क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 पे पावर माइनस pH, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 पे पावर माइनस का POH, दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है 6 होता है। कोलाइडी कण के आणविक कणों की इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कोलाइडी कण क्या होते हैं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें घुले हुए कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से लेकर 2000 एंगस्ट्राम के बीच होता है, तो ऐसे कणों को आप कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि पार्टिकल्स कोलाइड कहलाते हैं। किस विधि से पृथक किया जाता है या शुद्ध किया जाता है, तो इस प्रोसेस को डायलाइसिस कहते हैं, यानी कि अपोहन कहा जाता है। तो डायलिसिस के द्वारा आप किसी भी कोलाइडे कणों को आणविक कणों से पृथक कर सकते हैं, यानी अर्धपारगम झिल्ली के अंदर रखकर आप शुद्ध करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही प्रावस्था में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, फेज बिल्कुल एक जैसी है, तो दोनों को क्या कहा जाता है सममांग उत्प्रेरण, यानी कि होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस क्या हो, कोई भी रिएक्शन दी है वो भी सॉलिड में है और आपने उसके ऊपर जो कैटालिस्ट लिया है वो भी सॉलिड में है, सेम फेज में है, तो सममांग हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ साधारणतः विलेय होते हैं, किसके अंदर हमने आपको विलेयता का एक याद करने का तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या कि कार्बनिक विलायक, कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायक के अंदर और अकार्बनिक अकार्बनिक के अंदर विलेय होता है, तो कार्बनिक पदार्थ साधारणतः विलेय होते हैं कार्बनिक विलायकों में। अगर ध्रुवीय होता, अगर कहते अकार्बनिक पदार्थ तो ध्रुवीय विलायक में घुल जाता, जल में भी घुल जाता। तो क्या होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक साल्ट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। सममांग विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। देखो बच्चों बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब ए के पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन हो और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बॉन्ड बनाना है तो यह इससे साझा करेगा या इससे साझा करेगा, दोनों के बीच में ए सिंगल बॉन्ड बी बनेगा बराबर की साझेदारी से। बनने का एक तरीका है लेकिन टूटने के दो तरीके हैं। टूटने का क्या दो तरीका है, एक आपका सममांग विखंडन और दूसरा आपका विषमांग विखंडन। सममांग में क्या होता है, जैसे जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में साझा किए थे वैसे ही लेके अलग हो जाएं, ए के पास एक बी के पास, ऐसे ही मिलकर आपस में बनाए थे, तो इस प्रकार के विखंडन को सममांग विखंडन। लेकिन यदि क्या हो ए और बी में कोई अधिक पावरफुल हो जिससे साझे के इलेक्ट्रॉन वही खींचकर ले जाए, तो इस प्रकार से जो बनेंगे वो कार्बोकैटाइन और कार्बेनाइंस, यानी इसमें बनते हैं आइंस और इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त मूलक। तो आपसे यही पूछा है क्या बनते हैं, कार्बोनियम आयन बनते हैं, कार्ब एनाइन बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, तो फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक बनते हैं। आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि फ्री रेडिकल क्या है, तो परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक कहा जाता है। तो इससे दो क्वेश्चन बन गए, सममांग पूछा है मुक्त मूलक सही है, विषमांग पूछता तो कार्बोकैटाइन कार्बेनाइन दोनों बन सकते थे, एक बार प्लस एक बार माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर। ईथर क्या होता है, बाईवेलेंट ऑक्सीजन होता है। डाई एथिल मतलब C2H5 दो बार जुड़ा हुआ है, डाई एथिल ईथर हो गया। का जल अपघटन कराना है, आप HOH से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है बच्चों HOH से कराते हैं, तो इसका C2H5 इस तरीके से इसके OH के साथ C2H5OH और ये वाला इसके साथ जुड़कर ऐसे क्या करता है 2C2H5OH बनाता है, दो एथिल एल्कोहल के अणु बनाता है, एथीन बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है, ऑक्सिलिक अम्ल बनाता है या ग्लाइकोल बनाता है। तो बच्चों क्या बनाता है एथिल एल्कोहल, जल अपघटित होकर दो अणु एथिल एल्कोहल के देता है।
RCOCl प्लस H2 RCHO प्लस HCl, इसमें PD/BaSO4 का प्रयोग करते हैं, यानी लेंडलायर कैटालिस्ट का यूज करते हैं। कल भी आप लोगों ने यह रिएक्शन C6H5COCl के रूप में आप लोगों ने पढ़ी थी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराई थी, जहां पर बेंजल्डिहाइड बना था। तो क्या है, जो COCl ग्रुप है वो CHO में चेंज हो जाता है H2 के द्वारा, यानी अपचयन कराते हैं। इस अपक्रिया को आप रोजन-मुंड अपक्रिया कहते हैं। रोजन-मुंड रिडक्शन है, ये क्या है, एक अपचयन है, क्योंकि H2 से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले दिन फिर से 8 बजे हम आपके साथ नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी लोग इसी तरीके से हमसफर एकेडमी के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें और आगे के लिए भी नए नए लेक्चर्स, नई सीरीज़ और भी बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा नए लेक्चर्स के साथ, नई ऊर्जा के साथ कुछ ना कुछ नया लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। गुड नाइट, गुड नाइट।